बाद लोगों ने किया खून का अतिया। यूपी में साबिक मेंबर पार्लियामेंट इलियास आजमी की क़यादत में तश्कील पाने वाली नई सियासी जमात राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का कहना है कि वो यूपी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी से यकसा दूरी बनाए रखेगी। पार्टी के तंजीमी सेक्रेटरी सुहेबुल रहमान का कहना है कि जस्टिस पार्टी ने सीएए और एनआरसी मुखालिफ तहरीक में शामिल अफराद की कानूनी और सियासी मदद को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। सुहेबुल रहमान का कहना है कि सीएए मुखालिफ तहरीक के दौरान यूपी हुकूमत ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं। उनका कहना है कि एहतजाजी तहरीक में शामिल होने वाली सैकड़ों खवातीन और मर्दों के खिलाफ रियासती हुकूमत ने पुलिस कार्रवाइयां की हैं। उनका कहना है कि जस्टिस पार्टी एहतजाजी तहरीक में शामिल होने वाले अफराद को कानूनी मदद मुहैया करा रही है। देखिए, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी जो बनी है वो हमने नहीं बनाई या इलियास आजमी साहब ने नहीं बनाई, बल्कि इस मुल्क की और यूँ कहिए ख़ास तौर से इस प्रदेश की वो मज़लूम औरतें और वो नौजवान हैं जो अभी पिछले साल दिसंबर से लेकर जो है मार्च तक ज़लील ख़ार हो रहे थे इस मौजूदा हुकूमत से। और मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सीए और एनआरसी के नाम पर ज़लील ख़ार किया, वो औरतें मज़लूम और वो नौजवान जो इसमें मज़लूम थे, इनमें केसेस झेल रहे थे, इन नौजवानों की सोच और फ़िक्र पे ये बनी है राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी। तो इसलिए इसको ये कह देना कि बीजेपी के इशारे पे या एमआईएम के असर को रोकने के लिए ये गलत फहमी है जिसका इजाला मुमकिन। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ अब मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग एक बार फिर उठने लगी है। एमआईएम लीडर मुफ्ती इस्माइल कासमी ने हुकूमत से मांग की है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल से बात की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। विधानसभा सत्र का पहला दिन और इस दिन लगातार हमने देखा है कि विरोधी पार्टियां लगातार मराठा आरक्षण की बात कर रही थी, मराठा आरक्षण की मांग कर रही थी, सरकार पर दबाव बना रहा था। अब मुस्लिम आरक्षण की भी मांग उठने लगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एमआईएम के विधायक मुफ्ती जी है, उनसे बताएं सर, ये बताइए लगातार जिस तरह से मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं या फिर मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान भी, जब एनसीपी कांग्रेस की, उस दौरान भी इसे पास किया गया था। बीजेपी के दौरान भी इस पे कहीं न कहीं सहमति जताने की कोशिश की थी, लेकिन आरक्षण अब तक मुसलमान को मिला नहीं। अब क्या मांगे आप? अभी जिस तरह हाउस के अंदर मराठा रिजर्वेशन को लेकर के मराठा समाज के लोग और अपोजिशन के लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि मराठा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बात यह है कि वो अगर महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं और मराठा होने की वजह से वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो मुसलमान भी स्टेट का ही रहने वाला है, महाराष्ट्र का रहने वाला है। और अगर जो है पिछड़े होने की वजह से मराठा समाज को अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इसलिए कि सबका विकास होगा तो स्टेट विकास करेगा, तमाम स्टेट का विकास होगा तो देश विकास करेगा। तो मुसलमानों के बगैर अगर देश की तरक्की की और विकास की बात की जाती है तो वो आधी और अधूरी बात है। जब तक तमाम समाज, खास तौर पर पिछड़े हुए जो समाज हैं, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले, उनका विकास जरूरी है। उनका विकास होगा तो स्टेट और फिर देश का विकास होगा। अब जो है ये एनसीपी कांग्रेस की सरकार है और शिवसेना की सरकार है, और एनसीपी और शिवसेना अपने एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, इन्होंने जब यूपीए की सरकार थी तो उस मौके पर जो है मुस्लिम समाज को 5% एजुकेशन लाइन से जो है उनको रिजर्वेशन दिया था। इसलिए अब अगर वो फिर सत्ता में है, इक्तदार में है, तो हम उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको मुस्लिम समाज को जो है एजुकेशन के साथ साथ रोजगार में भी जो है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। आप क्या इस पर मांग उठाएंगे विधानसभा में? अभी तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। क्या है कि कोरोना की वजह से ये 2 दिन का बहुत यानी 2 दिन का सत्र है और उसमें भी जो है पूरे दिन कार्रवाई चलती नहीं है। अभी शोक प्रस्ताव आने के बाद आज के दिन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। कल देखिए हाउस में क्या होता है, अगर बोलने का मौका मिलेगा तो बात करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थे ये मुफ्ती इस्माइल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से मराठा समाज को आरक्षण दिया जाता है, हर समाज को आरक्षण दिया जाता है, तो मुस्लिम आरक्षण भी दिया जाए, क्योंकि काफी दिनों से मुस्लिम समाज की यही मांग उठती रही है। वो भी कई मुद्दे पे पिछड़े हुए हैं, तो सभी समाज के साथ उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। मुंबई से संतोष इसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।
साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने अब जेडीएस पार्टी की जानिब माइल हो रहे हैं। सीएम इब्राहिम ने बेंगलुरु में आज जेडीएस के सरबरा एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला और जेडीएस के लीडर एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सीएम इब्राहिम फिलवक्त कांग्रेस के एमएलसी हैं। हालिया दिनों में वो कांग्रेस पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। देवेगौड़ा से मुलाकात के बाद सीएम इब्राहिम ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के बैनर में कोई मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया। ಅವತ್ತಿಂದಲೇ ನಾನು ಭಿನ್ನ ಇದ್ದೀನಿ 13 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೋತ್ರಿ ಸಿರಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೋತ್ರಿ ನನ್ನಿಂದ ಸೋತ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಹಂಕಾರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ ಅದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಎದೆ ತಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ। बिहार के स्कूलों में उर्दू टीचरों की बहाली पर 40 तलबा की शर्त का मामला अभी भी उर्दू आबादी में बहस का मुद्दा बना है। हुकूमत की जानिब से इस ताल्लुक से किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं दी गई और ना ही महकमे तालीम में 40 तलबा की शर्त को हटाया गया है। इंतखाबात से कबल जेडीयू के लीडरों ने वादा किया था कि इंतखाबात खत्म होने के बाद उर्दू के इस मसले को हल किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जेडीयू के मुस्लिम लीडरों को भी इस बात पर अफसोस है। जेडीयू लीडर और साबिक एमएलए मोहम्मद न्यामतुल्लाह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जल्द इस मसले को हल किया जाएगा। न्यामतुल्लाह के मुताबिक वज़ीर आला से मुलाकात करके इस मामले पर वो बात करेंगे। मंत्री से हम लोग अपील कर रहे हैं और सारे लोग लगे हुए हैं कि इसके जल्द से जल्द इसका संशोधन आए और जल्द ही आएगा। अभी मंत्रालय भी फुल फ्लेज नहीं है, सारा मंत्रालय अभी बहुत सा विभाग एक ही मंत्री के जिम्मे है और फुल फ्लेज जब मंत्री बन जाएगा ये खरमास के बाद उसके बाद से इंशाअल्लाह ताला जल्द इस पर कार्रवाई। राजधानी भोपाल के कोरोना वार्ड में 2 रोज कबल 2 घंटे से ज्यादा वक्फे के लिए बिजली जाने और 3 मरीजों की मौत हो जाने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। हालांकि इस मामले में जांच कमेटी के जरिए अस्पताल इंतजामिया को क्लीन चिट दे दी गई है, मगर कांग्रेस ने मामले पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जिन लोगों पर इल्जाम था उन्हें लोगों के जरिए जांच करवाकर उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया गया है। कांग्रेस भोपाल हमीदिया अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में बिजली जाने, बैकअप फेल और जनरेटर खराब होने से 3 मरीजों की मौत पर जहां जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, वहीं मध्य प्रदेश के मेडिकल वजीर और विश्वास सारंग ने इसे मौत पर सियासत करने से ताबीर किया है। उन्हीं अधिकारियों से जांच करा ली गई है जिनके ऊपर आरोप हैं और क्लीन चिटों का जो छापा खाना भारतीय जनता पार्टी हर सरकार में डाल लेती है उसने खटाखट छाप कर क्लीन चिट दे दी है। ये बहुत ही दुखद है। लगातार मौतें हो रही हैं। 9 मौतें आज सतना में हो गई बच्चों की। मौतों का आंकड़ा शहडोल में बढ़कर 21 हो गया है। डॉक्टरों ने वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने अपने गुर्गों को बिठाने के चक्कर में इस्तीफों की पेशकश कर दी 20 डॉक्टरों ने। ये हालात बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य का सत्यानाश बैठा दिया गया है। कांग्रेस के नेताओं की लाश पर राजनीति करने की आदत हो गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कुछ ऐसा नहीं करें जिससे एक वर्ग हतोत्साहित हो। डॉक्टर्स भी हतोत्साहित नहीं होने चाहिए। मैं फिर इंगित कर रहा हूँ, किसी की भी मृत्यु बहुत दुखद है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है उस पर हमने कार्रवाई की है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि लाशों पर राजनीति ना करें। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल में 2 रोज पहले जिस तरह से कोविड वार्ड में 3 मरीजों की मौत हुई, उस पर जांच भी बैठाई गई, जांच की रिपोर्ट भी आई, लेकिन वहां पर किसी को भी एतबार नहीं हो रहा है। कांग्रेस जहां पर इस मामले को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी की बात करें, वही समाजी तंजीमों की बात करें तो वो भी हुकूमत की कार्रवाई पर एतबार नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और फिर वजीर जो है मेडिकल वजीर विश्वास सारंग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मौतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आखिर आप लोग जो है मौतों पर सियासत क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये सियासत का मुद्दा नहीं है, ये नाम सियासत नहीं कर रहा है, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। उस पर परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और मैं माननीय विश्वास सारंग जी से
जो मंत्री हैं इस भोपाल में ही बड़े हुए हैं, इन बीमारियों से रूबरू भी हुए हैं वो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 की में जितने भी हमीदिया हॉस्पिटल्स में मौतें हुई हैं, हम उसकी निष्पक्ष तीसरे उससे जांच कराना चाहते हैं, जो तीसरी एजेंसी से। आप यहाँ मर रहा है आदमी, जहाँ मरता है आदमी उसी अस्पताल को आप जांच के लिए दे देते हैं, तो जांच फेयर कहाँ से होगी? हम वजीर का ये कहना है कि कांग्रेस मौतों पर सियासत कर रही है। आखिर आप लोग मौतों पर सियासत क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसमें सियासत का क्या काम, हम लोग तो वैसे ही सभी लोग सियासी हैं, और वो भी कुछ सियासत सही तो वो कर रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई वहाँ पर, और इतनी बड़ी गंभीर समस्या अपनी सरकार को बचाने के लिए वो सियासत कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इसकी ना तो जांच करा पाया और ना ही जांच जो हुई वो उसमें क्लीन चिट आपने दोषी लोगों पर दे दी, तो कैसे आप उसमें कहोगे कि सियासत कर रहा है? PWD इंजीनियर पे तो कार्रवाई हुई है। नहीं, अब छोटे कर्मचारी पे आप कार्रवाई करके बड़े अधिकारियों को बचाओगे? वो तो छोटा कर्मचारी, अगर उसका डीजल का या किसी का मसला है तो वो उसके तक सीमित है, लेकिन अधिकारियों को देखना चाहिए ना। तो आपको शक क्यों हो रहा है? शक बिल्कुल सीधा सीधा ये हो रहा है कि इससे पहले भी वहाँ हमीदी हॉस्पिटल में इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रही हैं। हमीदी हॉस्पिटल एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बनकर रह गया है। तो जिसका जायजा लिया, हॉस्पिटल हो गया और तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि जो है अगर मौत किसी की हुई है तो तकलीफ का पहलू है, लेकिन मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर वही सवाल आपका कि मौत पे सियासत कौन कर रहा है भाई? आपको थर्ड एजेंसी, तीसरी एजेंसी से जांच कराना थी। एक दिन में आपने सुबह घोषणा करी, दोपहर में जांच हो गई, शाम को रिपोर्ट आ गई। ये क्या जांच होती है? इसे आप जांच का जिम्मा तीसरी एजेंसी को दीजिए कि कोविड-19 में हमीदिया में मौतों का जिम्मेदार कौन, उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? हम मारे तो हत्या, वो मारे तो लापरवाही, ये कैसे हो? ये कैसा कानून है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मौत सड़क पे हो या अस्पताल में, हत्या होती है। उनके खिलाफ मैं, उन डीन के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ और अधीक्षक के खिलाफ मैं मांग करता हूं कि उनके खिलाफ 302 का मुकदमा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दर्ज होना चाहिए। दर्ज होने के बाद जांच की जाना चाहिए कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल थे। इन 3 मौतों के साथ साथ जो और मौतें हुई हैं उनके लिए भी हम सबको, तमाम शहर के लोगों को सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना चाहिए। जब तक प्रदर्शन करते रहें हम लोग, जब तक ये इसमें प्रकरण दर्ज नहीं हो जाता, और तीसरी एजेंसी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब तक जांच नहीं दे देते, तो हम लोगों को इसके खिलाफ, तमाम शहर के लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। में देखते हैं कि भोपाल हमीदी हॉस्पिटल में जो 3 मौतें हैं, उस मामले को लेकर जहाँ पे सियासत जारी, वहाँ पर जो है हुकूमत भले से जांच करवाकर मुतमईन नजर आ रही हो, लेकिन समाजी तंजीमों की बात करें या पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी उनकी बात करें, इस मामले को लेकर सड़क से लेकर अदालत तक जाने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि जिन पर इल्जाम था उन्हीं के हाथों में जांच देकर हुकूमत मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने के मुतालबे को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इंतबाह के बाद हुकूमत ने आज मीटिंग करने का फैसला किया था, ताहम मीटिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि कल कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। वहीं एसोसिएशन ने 16 दिसंबर को पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल का ऐलान किया है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जयपुर के हज हाउस में एक कैंप लगाया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में लोगों की मदद करने के लिए ये कैंप लगाया गया है। वहीं इस साल हज की दरख्वास्तें बहुत कम मौसूल हुई हैं, इसलिए लोगों को हज के ताल्लुक से पूरी जानकारी फराहम की जा रही है। कोरोना के हवाले से भी लोगों को बेदार किया जा रहा है। वहीं हज फॉर्म भरने वालों का कहना है कि इस साल नई शर्तों से वो कदरे परेशान हैं। हमने 40-42 दिन लोगों को समझाइश के लिए लगाए थे। ऑफिस में हम बैठते थे और लोगों को ये समझाया कि भाई आने वाले जो 2021 का हज होगा उसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, उनसे हमने अवगत उनको करवाया। और उसके बाद में जो लोग फिर भी दिलचस्पी रखते थे इस साल फार्म भरने की, तो हमने उनको देखते हुए आज से फार्मों का सिलसिला शुरू किया ऑनलाइन, और हमने दोनों जगह रखा है। इसका मैं आपको, आप कहें तो अभी कुछ दिखाता हूँ। ये हज हाउस में मौजूद है। यहाँ पर जो इनकी बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि हज सऊदी अरब से गाइडलाइन नहीं आई है, गाइडलाइन वहाँ से आएंगी। सऊदी अरब लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे गाइडलाइन आएंगी, तो उसके बाद आपको क्लियर होगा कितने पैसे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे सारे। तो इसलिए अभी हाजी कंफ्यूज है कि कितने पैसे लगेंगे, कितने दिन का हज होगा, कितनी बार हरफी जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे नहीं। इसलिए हज के फार्म भरने की सिलसिला बहुत स्लो चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला गाइडलाइन आ जाएंगी तो फार्म जल्दी से भरे जाएंगे। और ये सर परेशानी तो है इस साल कोविड की वजह से,
और पहले 2:35 लग रहे थे, आज में आप 3.5 लगेंगे एक आदमी के। लेकिन अल्लाह का अगर देखने की दिल में वो है, इसलिए हम नहीं फार्म भर रहे हैं। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मुनियार ने हज 2021 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी करने पर मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और हज कमेटी ऑफ इंडिया से इजहार तशक्कुर किया है। इकबाल मुनियार ने रवा साल अब तक सिर्फ 43,000 दरख्वास्तें मौसूल होने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के बाद शराइत की वजह से लोग सफर हज में दिलचस्पी नहीं ले रहे। बड़ा अफसोस हो रहा है, हर साल इस तरह होता था कि ये टाइम तक 80,000 के करीब या 80,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस सेंट्रल हज कमेटी के वेबसाइट पे जमा हो जाते थे। दुश्वारी यहाँ पे ये आती है कि इस साल आज़मीन हज को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो क़ैद की है वो बहुत बड़ी भयानक है, लोग घबरा रहे हैं। और दूसरी चीज़, फीस में भी, चार्जेस में भी इतना इजाफा हुआ है कि बर्दाश्त के बाहर। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से कर्नाटक असेंबली में इंसदाद गौकशी बिल की मंजूरी की शदीद मजम्मत की जा रही है। हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के लीडर सिराज अहमद जाफरी ने कहा कि बीफ माशी तौर पर कमज़ोर और मेहनत कश तबके के लिए ताकत से भरपूर ग़िज़ा है और यह कानून नाफिज कर दिया गया तो लोगों को उनकी पसंद के ग़िज़ा के हक़ से महरूम कर दिया जाएगा। इसी तरह जो बड़े जानवर उम्र होने की वजह से ज़राअत के काम में नहीं आते, ऐसे जानवर रखकर गरीब किसान उनकी देखभाल कैसे करेंगे। अगर देखा जाए तो 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बीफ इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोटीन फॉर पुअर पीपल। गरीबों के लिए ये अच्छा प्रोटीन कहा गया है 1955 में। और आज के जो कानून के प्रावधान जो रियासत कर्नाटक ने बनाए हैं उसके अंदर आपको जो है 7 साल की सजा, 5 साल की सजा, 5 लाख रुपए। उसके बाद पुलिस को फ्री हैंड दे चुके हैं कि इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना के पुलिस अपॉन इंफॉर्मेशन और सस्पिशन किसी के भी घर पे कभी भी रेड कर सकता है, कभी भी सर्च कर सकते हैं। उर्दू ज़बान और अदब की बेलोस खिदमात अंजाम देने वालों और उर्दू की तरवीज व इशाअत में ख़ुद को वक्फ कर देने वालों की सताइश उनकी ज़िंदगी में ही होनी चाहिए, न कि उनके मरने के बाद, ताकि नए लिखने वालों को तरकीब मिले। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर सदरुल हसन ने किया। वो माहनामा तालीमी सफ़र के खुसूसी शुमारे रज़ा जालनवी नंबर की इजराई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में मारूफ शायर व अदीब अब्दुल रहीम रज़ा जालनवी की 50 साला अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया और खुसूसी शुमारे का इजरा मारूफ अदीब व नावल निगार नूरुल हसनैन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उर्दू के अदीबों, दानिश्वरों और मुहिब्बान उर्दू कसीर तादाद में मौजूद थे। और एक तरह डाली थी कि हम मुर्दा परस्ती के बजाय जिंदा परस्ती को अपना महवर और किबला बनाएं। इसलिए कि जब एक शख्स एक शायर की, एक अदीब की, एक आलिम की कद अफजाई करता है तो उसके कलम में एक जुम्बिश पैदा हो गई। मेरी 50 साल 20 सदी की जो कारकर्दगी रही या खिदमत रही, वो मैं एक ऐसे सूरत में चला गया और वो जज्बे उर्दू की खिदमत का जज्बा जो खशा था। औरंगाबाद में अल फरहान ग्रुप की जानिब से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इस कैंप की खसूसियत ये रही कि इस कैंप में हिंदू मुस्लिम नौजवानों के अलावा खवातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिन भर चले इस कैंप में 800 से ज्यादा लोगों ने अपने अपने खून का अतिया पेश किया। रियासत महाराष्ट्र कोरोना वबा के असरात से अभी पूरी तरह निजात नहीं पा सकी है। औरंगाबाद शहर के मुतादिद अस्पतालों में कोरोना के मरीज जेर इलाज है। इस वबा को देखते हुए रियासी हुकूमत ने बाज़ाब्ता GR यानी गवर्नमेंट रिजर्वेशन जारी करके सरकारी और नीम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त खून फराहम करने का ऐलान किया है। लेकिन मरीजों की तादाद को देखते हुए मुस्तकबिल में खून की किल्लत के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तिब्बी मैदान में बेलोस अंदाज में सरगर्म तंजीरें अंधेरे में उम्मीद की किरण साबित हो सकते हैं। शहर के लोग घंटा 2 घंटे में जो ना तो ब्लड एडजस्ट कर ले सकते हैं, लेकिन
ग्रामीण से जो लोग आते हैं पेशेंट के साथ जो तो सिर्फ 1 या 2 लोग रहते हैं, तो वो लोग खून ब्लड एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो तो अल्फरान जो तो तकरीबन 2012 से ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। पिछले साल हमारा 553 बैग जो तो हमने डोनेट किए थे। 2 और प्राइवेट बैंक आएंगे, जैसे कि घाटी में भी दे रहे हैं और उनको भी देंगे, ताकि घाटी में अवेलेबल नहीं रहा तो उनके पास से मिलना। अल्फरान मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कई लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया है और मैंने भी अपना ब्लड डोनेट किया है। इसलिए आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए और दूसरों की जान बचाने का। अमरावती में भी वंचित बहुजन अघाड़ी और दीगर किसानों की तंजीमों की जानिब से ज़रिए कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करके दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन की हिमायत का ऐलान किया है। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी लीडर डॉक्टर अलीम पटेल ने ज़रिए कानून को किसानों के लिए जुर्माना करार देते हुए हुकूमत से इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया है। जो सरकार ने किसानों के ऊपर लादने की कोशिश की है, ये तीनों कायदे रद्द होने चाहिए। ये किसान विरोधी है, ये शेतकरी विरोधी है, ये खेत मजदूर विरोधी है, ये जनता विरोधी कायदे हैं। आज गेहूं जो 22 से 30 रुपए किलो हमको अच्छा मिलता है, वो 70 रुपए किलो खरीदने की तैयारी अगर हम सबकी है तो वो किसान आंदोलन। मालेगांव शहर में तहसीलदार दफ्तर के बाहर दिल्ली की सरहद पर एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत में शहर के CITU यूनियन किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से मुश्तरका तौर पर धरना दिया गया। तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मरकजी सरकार से मुतालबा किया गया कि वो किसानों मजदूरों के मुखालिफ तीनों नए ज़रिए क़वानीन मनसूख करें। मुंब्रा में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मुंब्रा, मुंबई और भिवंडी के मिसाली असातिज़ा और प्रिंसिपल के लिए एक तहनीती और इनामी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 15 असातिज़ा को मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। ये तकरीबन 14 असातिज़ा को दिया गया, जो 3 ज़मरों में था, प्राइमरी सतह पर, सेकेंडरी सतह पर और HM ग्रुप में। तो ऐसे कुल मिला के 14 असातिज़ा को हमने मौलाना अफजल हुसैन अवार्ड दिया है। आइटा ने असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए, प्रिंसिपल्स के कामों की हौसला अफजाई के लिए ये जो प्रोग्राम किया है, इसमें एक बहुत बड़े जुमूद को जो लॉकडाउन की वजह से तारी हो गया था तोड़ा है। इससे उन असातिज़ा को तो तहरीक ज़रूर मिलेगी जिन्हें अवार्ड दिया गया। आइटा की जानिब से मुनक़िदा असातिज़ा के लिए ये एजाज़िया अपने अंदर अहमियत का हामिल इसलिए है कि मुंब्रा जो मुख्तलिफ मनफी रुझानात के लिए बदनाम किया जाता रहा था, वहाँ ऐसे अच्छे मिसाली असातिज़ा मौजूद हैं। इस बात को आवाम में आना बहुत ज़रूरी था। आइटा यूँ तो महाराष्ट्र भर में बहुत काम कर रही है। मैं आइटा की टीम को, जिन्होंने हमें इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो अवार्ड हमें मिला है, ये एक अच्छा आइडियल टीचर के हैसियत से होने के लिए। मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन के जरिए नाजिया शहजाद शेख नामी खातून अपनी बेटी के साथ मुंबई जाने के लिए जैसे ही लोकल ट्रेन में चढ़ी कि ट्रेन चल पड़ी और खातून का तवाज़ुन बिगड़ गया। ऐसे में वो ट्रेन से नीचे गिरने ही वाली थी कि यहाँ तैनात RPF जवान मुंगेश वाघ ने इस खातून को ट्रेन के अंदर धकेल दिया और खुद भी सवार हो गया और बाद में चलती ट्रेन से उतर गया। इस तरह इस नौजवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि इंसानी फरीजा भी अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, आप रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान बने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से दिल्ली हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। 26 अगस्त 2023 तक होगी अमानतुल्लाह खान की मयाद। काफी अहम खबर इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले से आपको बता दें, आप रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। चेयरमैन के हवाले से दिल्ली हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। आपको बता दें 26 अगस्त 2023 तक अमानतुल्लाह खान की मयाद होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान बन चुके हैं। चेयरमैन के हवाले से दिल्ली हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। 26 अगस्त
2023 तक अमानतुल्लाह खान की मियाद। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।